सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पहली बार जिक्र हुआ, दैट वाज इन नियो डिटर्मिनिस्ट अप्रोच, और ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको 1987 में रखा गया, हम लोग उसे करेंगे, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात रखी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यह है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो आगे सस्टेन किया जा सकता हो, यानी आगे टिकाऊ रह सकते हो। यानी विकास इतना किया जाना चाहिए जो एनवायरनमेंट को किसी तरीके से हानि ना पहुंचाता हो। और यही आती है इस ये जो निकल के आया निचोड़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये आया स्टॉप एंड गो से, स्टॉप एंड गो की पॉलिसी से। स्टॉप माने रुको, मतलब आपको डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड करना है, और गो का मतलब है कि आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना एनवायरनमेंट जिससे प्रोटेक्ट रह सके, आने वाली पीढ़ियों को भी वो सब मिल सके जो हम लोगों के पास है। तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ स्टॉप एंड गो। सवाल आप लोगों से ये पूछा गया था पीसीएस में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस अवधारणा से संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड विद नियो डिटर्मिनिज्म अप्रोच। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो कॉन्सेप्ट है 2015 में, जिसे अब स्वीकृत किया गया है 50 साल बाद लगभग, इट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर इन 1987। 17 हैं इस समय जो निर्धारित किए गए हैं, और वो 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही आधारित है। स्टॉप एंड गो की जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर आधारित है। क्लियर है? समझा पाया? अभी तक तो हम लोग, जैसे ह्यूमन ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई, खूब प्रौद्योगिकी आई, फैक्ट्रियां लगी, बड़ी बड़ी लोहे के कारखाने, कोयला उद्योग, ये सब। लेकिन हम लोगों ने ये देखा ही नहीं कि इसका, सोचा ही नहीं उस समय कि इसका दुष्प्रभाव एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो गई है ना। अब इसलिए ये थ्योरी आई, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो ग्रिफिथ टेलर और नियो डिटर्मिनिस्ट ने ये कहा कि आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग या उसका डेवलपमेंट ये ध्यान में रख के करना है कि एनवायरनमेंट कैसे आगे तक प्रोटेक्ट रहे। दैट इज स्टॉप एंड गो। बाकी लोगों को क्लियर है सबको? तीनों बातें, तीनों थ्योरीज? हाँ, आप इसमें लिखना। देखो, संभववादी अवधारणा जो है वो ये कहती है कि जैसे डिटर्मिनिस्ट अप्रोच ये मानती है कि जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं है, उसी के अंतर्गत वो जी सकता है। प्रकृति का वो एक भाग है, प्रकृति का वो नियंत्रण करता नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, बल्कि प्रकृति के हिसाब से वो चलता है। उसे नेचर ने बनाया है और नेचर के हिसाब से ही वो चलता है। लेकिन पॉसिबिलिस्ट अप्रोच ये कहती है कि मानव जो है वो प्रकृति का एक भाग तो है, लेकिन वो उसे अपने उपादेयता तक, यानी अपनी यूटिलिटी तक, जितनी उसको आवश्यकता है उसे वो कंट्रोल कर सकता है, उसे वो बदल सकता है, उसे वो चेंज कर सकता है, और हर तरीके का परिवर्तन उसमें वो कर सकता है। ये पॉसिबिलिज्म है, मतलब मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है, इसकी संभावना है अपनी आ, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ये पॉसिबिलिज्म कहता है। तो चलिए, अब इसी में एक और अप्रोच निकल के सामने आई। ये अप्रोच थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय की, या उसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय के थोड़े से बाद की, जब उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह आने लगे थे। मतलब आए तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे थी उस समय।
तो एक और उपागम आया जिसे आर्थिक निश्चयवादी उपागम कहते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो पहले हेडिंग लिखो फिर समझाता हूं ये क्या है। लिखो इसमें, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, आर्थिक निश्चयवादी उपागम, आर्थिक निश्चयवादी उपागम। ठीक है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे था अपने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ये आपको पता है। और किसी देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो फिर सीधी सी बात है वहां पर बेरोजगारी और गरीबी में कमी आती है। तो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मतलब दो छोर हैं अब डिस्कोर्स के, डायलॉग के। एक छोर है जहां हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर ये जो पोल है वो ये कहता है कि जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या टेक्निकल रिवॉल्यूशन ये सब करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने एनवायरनमेंट की चिंता की तो फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या किसी तरीके के उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और फाइनली बेरोजगारी और गरीबी बने रहेंगे। इस डिस्कोर्स को समझना ध्यान से, क्योंकि ये अब एनवायरनमेंट नेगोशिएशन का डिस्कोर्स है। जबकि एक दूसरा छोर जो है इसका, मान लो ये साउथ पोल है, एक इसका नॉर्थ पोल जो है वो ये कहता है कि यदि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है, तो फिर आपको बेरोजगारी और गरीबी अपने यहाँ पे इसको आप दूर नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके यहाँ नहीं हो सकती। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये कहती थी कि जो ह्यूमन है उसको केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और जो बाकी सब बातें हैं ये पीछे की हैं। एनवायरनमेंट में इतनी क्षमता खुद होती है कि वो अपने आप को फिर से जनरेट कर लेता है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप खूब इमिशन करिए, खूब कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करिए, खूब मीथेन को इमिट करिए, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को इमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने ये बात कही और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी से जारी रखा। ये पश्चिमी देशों की अवधारणा थी। ठीक है, और इनका ये मानना था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे पानी, भूमि, है ना, प्रकाश, लाइट, इन सब का असीमित उपयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन लिमिटेड, जितना चाहे आप उतना कर लीजिए। मतलब नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पूरी तरीके से लस्ट के ऊपर या इकोनॉमिक लस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी। वो आर्थिक विकास की ओर झुकी हुई थी, एनवायरनमेंट की ओर उन्होंने नहीं देखा था, एनवायरनमेंट के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे। ठीक है, क्लियर है। और इसी अप्रोच की वजह से एनवायरनमेंट डिजास्टर्स जो हैं या ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स वो आज हमारे सामने हैं। ये 20वीं शताब्दी के लेटर पीरियड की और 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के लेटर पीरियड की ये अप्रोच है। समझ में आ गई बात? क्लियर कर पाए हम लोग? इसीलिए आज जो डिस्कोर्स है ना, आज भी वही डिस्कोर्स है। आज डिस्कोर्स ये है, जो गरीब लोग हैं वो एनवायरमेंट नेगोशिएशंस में यही कहते हैं कि हम लोगों ने, आप लोगों ने तो अपना आर्थिक प्रगति कर ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके, पश्चिम के देशों ने, और खूब इमिशन किया उस समय बिना इस बात की चिंता करे। आज जब आपके इमिशन का हम भुगत रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप आज हमें ये कहते हो कि आप कोयला मत जलाओ, आप स्टील मत बनाओ, या आप इमिशन मत करो। तो इसलिए आपका कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे तो गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो हमारा भी तो अम, उसको दूर करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लोगों को एक हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या हाई लिविंग स्टैंडर्ड देना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये भारत का तर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं। और चूंकि भारत डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करता है, तो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज का तर्क है, इंटरनेशनल
जो नेगोशिएशन है क्लाइमेट को लेके उनमें। लेकिन 2015 के बाद, COP 21 के बाद ये तर्क बदल गए हैं, याद रखना। अब इसमें सब लोग शामिल हो गए हैं डिस्कोर्स में। अब लड़ाई पश्चिम और पूरब की खत्म हो गई है। विकसित और विकासशील की जो लड़ाई है खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उसमें कमी जरूर आ गई है। आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे आ गई। क्योंकि हम लोगों ने भी अपना घोषित कर दिया है ना कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो इमिशन प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों का कार्बन इमिशन नेट जीरो होगा 2070 तक। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, एक लीड करता है। तो हमने भी ये मान लिया है कि हाँ भाई ठीक है, हम भी अपने इमिशन को कंट्रोल करेंगे। विकसित देशों ने इसे पहले ही कंट्रोल करने की बात कर ली है। उन्होंने 2030 तक लगभग सब लोगों ने नेट जीरो प्राप्त करने की बात कही है, जो भी यूरोप के देश हैं। डिस्कोर्स समझा पाया? अब इसमें नेक्स्ट लिखना आप, नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ये लास्ट वाली जो दो हैं ये इस समय खूब चर्चा में है, और पूरी दुनिया इस समय इन्हीं के ऊपर काम कर रही है। जो लास्ट वाली दो हैं, अब जो मैं आपको दो सम पढ़ाऊंगा, ये दोनों। तो अब लिखना इसमें नवनियतिवादी अवधारणा, नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है ना, नवनियतिवादी अवधारणा। देखो ये वही है जो हमने अभी लिखी थी नोट में। ये कहती है कि ह्यूमन जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, उसके बाहर नहीं है। लेकिन उसमें इतनी क्षमता जरूर है कि वो तकनीकी प्रगति के माध्यम से बड़ा लिमिटेड लेवल पर जो पर्यावरण है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन उसे ये हस्तक्षेप बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए अगर कोई भी टेक्नोलॉजी वो डेवलप करता है तो उसे पहले देखना पड़ेगा, फिर उसको डेवलप करनी पड़ेगी, और फिर वो आगे उसका इस्तेमाल करे। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दी यहां पे स्टॉप एंड गो, रुको एवं जाओ। और यहीं से आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहीं से निकल के आती है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप डेवलपमेंट तो करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप करिए, है ना। इसका मतलब वो ये मानता है कि तकनीकी प्रगति की जा सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब कि एनवायरनमेंट भी उसके साथ साथ प्रोटेक्ट हो, या डेवलपमेंट केवल इतना हो जो वो एनवायरनमेंट को न क्षति पहुंचाए, या वो क्षति ऐसी ना हो जो रिवर्स ना हो सके, इरिवर्सिबल उसको हानि वो ना पहुंचा दे। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा यही है कि ऐसी डेवलपमेंट जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाए, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द डेवलपमेंट which can be conducted by understanding the needs of future generation is sustainable development, या is can be considered as sustainable development। ठीक है ना। ये यहीं से आती है कि आप स्टॉप एंड गो। स्टॉप माने कि पहले देखो कि जो आपकी तकनीकी है, या जो आपके वर्क हैं, या आपका जो डेवलपमेंट वर्क है, वो एनवायरमेंट को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, और क्या वो ऐसी हानि तो नहीं है जो रिवर्सिबल है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। आपने देख लिया, समझ लिया, आपको लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रिवर्सिबल हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो फिर आप उसे लागू करिए, गो। ठीक है ना। क्लियर है न्यू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच?